हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी अपना अपना भाग्य। इस कहानी को लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। इसके पहले भी हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कई कहानियों को लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट कथन के साथ पढ़ लिया है। आज हम इस कहानी को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की कहानी है। कहानी के विषय में जैनेंद्र लिखते हैं कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। इस कहानी का प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में किया गया है और कहानी का संग्रह जो है वातायन में 1931 ईस्वी में किया गया है। इसमें कई कहानियां हैं जैसे फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, ये सभी इस संग्रह में संकलित हैं। और इसकी जो हम कहानी का प्रतिपाद देखेंगे उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि ये कहानी मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश इसमें दिखाया गया है। तो अब हम मूल कहानी को अच्छे से पढ़ें। कहानी शुरुआत होती है कि बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। यानी कभी नीले दिखते, कभी सफ़ेद और कभी थोड़ा लाल हो जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस चीज़ का मैदान था, तो वो पोलो वाला मैदान था। और सामने क्या था? अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। तो आपको पता चल गया कि कहाँ की बात हो रही? नैनीताल की बात हो रही। और ये पूरी की पूरी लाइन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ लेना है कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। आगे है कि ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांध कर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले साधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अच्छे से एक एक वर्ड फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं उसे कहीं से भी पैराग्राफ के बीच से उठाकर डाल देते हैं कि जैसे पोलो लान में बच्चे क्या खेल रहे थे। तो जाहिर सी बात हम लोग सोचेंगे कि जब पोलो का लान था तो वहाँ पोलो ही खेल रहे होंगे, लेकिन क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। आगे है शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना
वह बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना ओर था ना छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। आगे है कि अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे। क्या है? अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ये किसके बारे में है? पहाड़ी के बारे में है। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। आगे, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंख फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। तो अंग्रेजों के बच्चे कैसे दिखाया गया कि लाल लाल, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। देखिए क्या लिखा गया है। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निःशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानते हुए सड़क पर चली जा रही थी। ये वहाँ की लेडीजों के विषय में बात हुई। अब आगे हैं अंग्रेजों की, ये स्त्रियों की बात हुई। अब आगे भारतीयों की होगी। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी, क्या कहा गया? कुल लक्ष्मी। उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया? रमणियाँ। सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपा छिपा कर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। ये हो गई भारतीय स्त्रियों की बात। आगे है, किसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे, दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ये एक और भारतीयता का नमूना है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। आगे है, सब सन्नाटा था। क्या हो गया? अब तक चहल पहल की बात हुई, लेकिन अब सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका से जगमगा रही थी। अब क्या हुआ? अब तल्ली लाल की बिजलियों की बात हो रही। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। यानी जो नैनीताल का झील है, जो नैनीताल का ताल है, उसमें वो प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया।
रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वह काले काले भूत से पहाड़ भी सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बर्फ़ पड़ जाती है या ओस बहुत अधिक पड़ जाती है तो कोई चीज़ दिखती नहीं, चाहे वह वस्तु काली हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो कोई दीपक हो, चाहे वो लाइटों की जगमगाहट हो, वो सब कुछ उस धुंध में धुंध हो जाता है। आगे है कि पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। बहुत ही अच्छी लाइन है, इसे भी याद रखिएगा। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। आगे है कि ऐसा घना कोहरा, देखिए कोहरे की बात हो रही, हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ये जो उन्होंने ओवरकोट पहन रखा था, उन्हें लगा कि अगर एक ऊपर से कंबल भी होता तो और अच्छा होता, क्योंकि ओवरकोट भी ऊपर से भीग गया था। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगों कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसे क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ ज़रा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे, देखिए कितने बज गए अब, जब 11 बार की टन हुई थी तो 11 बज रहे थे, अब कितने हो गए, अब 1 बज गए हैं। तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। उसने क्या कहा, अरे जरा बैठो भी। अब आगे क्या है, हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बिठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह ना जाने कहाँ जा रहा, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। आगे है, पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। कितने बरस का दिख रहा था वो लड़का, 10 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, ना बाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, यानी वो बड़ी बड़ी आंखें कर ली। कह रही, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। देखिए क्या नौकरी उसकी थी, जो 10 वर्ष का बच्चा था।
सब काम करना, 1 रुपया और जूठा खाना। तो पूछते हैं कि फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। तो कहता है, बच्चा बोलता है हाँ। आज क्या खाना खाया? तो कहता कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? कहता नहीं मिलेगा। तो पूछ रहा है ये यूँ ही सो जाएगा? तो कहता हाँ। कहता कहाँ? तो कहता यहीं कहीं सो जाऊँगा। पूछता है इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आंखें माने बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। पूछते हैं कि माँ बाप हैं? तो लड़का कहता है। तो फिर पूछा जाता है उससे प्रश्न कि कहाँ हैं? तो क्या बताता है? 15 कोस दूर है गांव में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसके माँ बाप कहाँ थे? 15 कोस दूर थे गांव में। जब पूछता तू भाग आया? तो कहता हाँ। पूछता है क्यों भाग आया? तो बताता है वो कि क्यों भाग कर आया है। कहता है मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। तो पूछा जाता उससे कि कहाँ गया? बताता है कि मर गया। तो पूछते हैं मर गया? कहता हाँ साहब ने मारा, मर गया। तो वो कहता है हम अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के कमरे ऊपर के कमरे से उतर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा फिर आप कहिए। कहते हैं आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। तो लोग क्या कहते हैं, कहाँ से ले आए इसे? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। तो वो क्या कहता है कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। तो वो क्या कहते हैं, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। वकील साहब क्या कहते हैं, आप भी जी बस खूब है, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। तो दोनों लोग जो मित्र हैं वो क्या कहते हैं, आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। तो क्या वकील क्या कहते हैं कि माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वो 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। कितने रुपए की? 4 रुपये की। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो कहते हैं कि तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डीपब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? कह रहा यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठे में। बालक फिर उसी प्रेत गति से, किस गति से? प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। इसके पहले देखिए किस होटल का नाम आया था, होटल डी पब। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कथन है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। तो फिर क्या कहता है, यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले हम बिस्तर में गर्म हो लें, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। तो उसने क्या क्या कहा, स्वार्थ कहो या लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग से किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपने नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी।
मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर, गरीब के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठी पर और पैरों पर हल्की सी चादर चिपक गई थी, यानी बर्फ पड़ गई थी। तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट नाम कथन आए थे वो हमने बता दिया है। जैसे आपको याद रखना है कि लड़के की उम्र क्या थी, 10 वर्ष थी। उसका घर कितना दूर था, 15 कोस दूर था। और उसको किस होटल मिलने के लिए बुलाया गया था, डी पब होटल। तो ये सब जो कथन हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए